गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंध देख रहे थे। उसमें हम लोग देखे केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध है, कार्यपालिका संबंध, वित्तीय संबंध प्रारंभ किए थे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे वित्तीय संबंध में ही। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब प्रावधान थोड़ा गौण है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या भाग संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सब है। तो अब यत्र तत्र जो कुछ बचे हुए प्रमुख प्रावधान हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का मतलब है धन के लेन देन से, कि टैक्स का कौन सा हिस्सा किसका होगा, टैक्स का कौन सा हिस्सा किसका होगा, कौन सा पैसा केंद्र सरकार का होगा और कौन सा पैसा राज्य सरकार का होगा, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। एक बार बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इधर 2000 के बाद इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उससे पहले के प्रावधान अलग थे, और फिर जब जीएसटी आया तो उसके बाद फिर इसमें संशोधन हुआ। तो अभी वर्तमान क्या स्थिति है उसको लिखिए आप लोग। आर्टिकल 265 आप लोग देख चुके थे कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कि कोई भी टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी कोई टैक्स लगाया जा सकता है। अब आइए आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 आप लोग देख चुके हैं। आर्टिकल 266 देख चुके हैं। जब पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को केंद्र, उसी समय बताए थे। लिखिए, केवल यहाँ हेडिंग दे दीजिए, भारत और राज्यों की संचित निधियां। पढ़े थे ना कि जो भी पैसा आएगा, केंद्र का पैसा होगा तो भारत के संचित निधि में, और राज्य का पैसा होगा तो राज्य की संचित निधि में। हेडिंग दे दीजिए, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। हाँ, लोक लेखे, इसके विषय में डिटेल में लिखवाया जा चुका है। अगला है आर्टिकल 267, आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आकस्मिकता निधि ये भारत का भी होता है और राज्य का भी अपना होता है। आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आकस्मिकता निधि, हाँ हाँ, राज्य का भी होता है। हाँ हाँ, जैसे भारत की आकस्मिकता निधि होगी तो उसमें पैसा संसद डालेगी, और राष्ट्रपति के व्ययाधीन होगा। और यदि राज्य की आकस्मिकता निधि है तो उसमें राज्य अपना पैसा डालेगा, और ये राज्यपाल के व्ययाधीन होगा। इसके लिए विनियोग विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं है। 267 हो गया। 268, हाँ, अब आइए देखिए कैसे पैसे का वितरण होता है। 268 कुछ हिंदी के टिपिकल वर्ड है, उसका इंग्लिश बता देंगे। हिंदी में लिखिए, संघ द्वारा उद्ग्रहित
आप अगर अपना बेयर एक्ट ओपन कर लेंगे तो हिंदी देखने में आसानी होगी। संघ द्वारा उद्ग्रहित, उद्ग्रहित का इंग्लिश होता है लेविड, LEVIAD, मैंने लगाना। LEVIED, लगाना। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले, और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। देखिए, इसका अर्थ है कि इस टैक्स को केंद्र सरकार तो लगाएगी, है ना, लगाएगी कौन? केंद्र सरकार, लेकिन इसे राज्य सरकार कलेक्ट करेगा और राज्य सरकार ही कैसे इसको खर्च करना है वो समझे। ये मतलब राज्य की संचित निधि का हिस्सा होगा, भारत के संचित निधि का नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा टैक्स है भाई? पहले तो और था, इसमें 2016 में संशोधन कर दिया गया, जीएसटी लगाया गया, तो इसका कुछ हिस्सा जीएसटी में डाल दिया गया और कुछ जो है यहीं पे छोड़ दिया गया है। तो अब एक ही बचा है, ऐसा एक ही शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और उसको एप्रोप्रिएट खर्च किया जाएगा, अब जैसे वो खर्च करें। तो लिखिए, ऐसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, ऐसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी जो संघ सूची में वर्णित है, वर्णित है संघ सूची में, राज्य सूची में नहीं, जो संघ सूची में वर्णित है, बस छोड़ दीजिए, आगे अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पढ़ के सुना देते हैं, जरूरत नहीं है, बस प्री में आएगा, मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बस आपको टिक लगा देना है। स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? स्टाम्प शुल्क क्या हुआ आकाश? कोर्ट कचहरी में स्टाम्प लगता है ना, वही स्टाम्प ड्यूटी। हाँ, अलग अलग तरह के स्टाम्प है, तो वही स्टाम्प है। वैल्यू से मतलब नहीं है, 5 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, इससे मतलब नहीं है, स्टाम्प है ना सब है। तब सुनिए, स्टाम्प, अब नोट हम कहें तो नोट का मतलब क्या समझे? 5 रुपए का नोट है कि 50 रुपए का नोट का मतलब नोट, करेंसी मतलब, तो वही स्टाम्प मतलब स्टाम्प है। अब वो के रुपया का है इससे मतलब नहीं है, तो जो भी स्टाम्प शुल्क मिलेंगे वो राज्य का ही होगा, लेकिन सब कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार लगाएगा, केंद्र सरकार। जो संघ सूची का विषय, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो राज्य सूची के हैं, तो जो राज्य सूची के हैं उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो राज्य का होगा। चलिए, अब सुनिए क्या लिखा है,
स्टाम्प ड्यूटी के विषय में देखिए पढ़ते हैं। क हाँ, ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है, कॉमा, भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित किए जाएंगे, किंतु क उस दशा में जिसमें ऐसे शुल्क संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उद्ग्रहणीय है, भारत सरकार वाला, यानी कि यूनियन टेरिटरी वाला किसका होगा? भारत सरकार देखेगा। और ख अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय है, उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। ठीक है, तो राज्य वाला राज्य देखेगा और संघ शासित प्रदेश का है तो वो केंद्र सरकार देखेगा। ठीक है, किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम मतलब जो इनकम है, जो आता है, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। एक आर्टिकल 268 का था, उसको डिलीट कर दिया गया है, सर्विस टैक्स जोड़ा गया था बाद में। तो जब 16 में जीएसटी आया तो अब तो अलग से सर्विस टैक्स का कोई प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सर्विस टैक्स वाला प्रोविजन डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब तो मैक्सिमम जितना टैक्स है सबको जीएसटी में रखा गया है, सबको जीएसटी में रखा गया है। तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है बदल गया है पहले के तुलना में। अब लिखिए आर्टिकल 269, आर्टिकल 269, इसमें भी संशोधन हुआ है 2016 में। 2016 में इसमें भी संशोधन हुआ है, आर्टिकल 269। लिखिए, संघ द्वारा उद्ग्रहित, मतलब लगाया जाएगा किसके द्वारा? संघ द्वारा। संघ द्वारा उद्ग्रहित और लेविड लगाना कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और संग्रहित मतलब कलेक्टेड, इकट्ठा भी किया जाएगा, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, इसका अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा ही इकट्ठा भी किया जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा राज्यों को सौंप दिया जाएगा, सारा पैसा दे दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टैक्स है भाई? ऐसा कौन सा टैक्स है? तो लिखिए, लिखिए, अनुच्छेद 269 क, 269 में क में अलग से जोड़ा गया है अंतरराज्यीय वाणिज्यिक व्यापार। 269 क में यथा उपबंधित के सिवाय, मैंने जो वहां मना कर दिया गया है उसको छोड़ के, अनुच्छेद 269 क में यथा उपबंधित के सिवाय, कॉमा, माल के क्रय, माल के क्रय या विक्रय पर, माल के खरीद बिक्री पर, माल के क्रय या विक्रय पर और माल के पारेषण पर, पारेषण मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने पर जो टैक्स लगता है, चुंगी टैक्स,
पारेषण पर भेजना, ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है ना। अब जैसे पहले तो नौबतपुर में लगता था, अब खत्म हो गया। माल के पारेषण पर कौमा भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे और उसे राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। कौन सा ऐसा टैक्स अभी? माल के क्रय या विक्रय पर। चलिए अब लिखिए आर्टिकल 269 क, इसे 2016 में जोड़ा गया जब जीएसटी आया। क मतलब ये अलग से है, 269 के अंदर नहीं है, अलग है। ये 2016 में जोड़ा गया जब जीएसटी आया। लिखिए क्या लिखा हुआ है, लिखिए अंतरराज्यिक व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय, प्रदाय मतलब दिया जाने वाला, प्रदाय पर या पेमेंट भी कह सकते हैं, प्रदाय पर माल और सेवा कर, माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा। उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा। देखिए उद्ग्रहित ऐसे लिखा हुआ है, उद्ग्रहित उद्ग्रहित और संग्रहित। हाँ हाँ, उद्गृहित है, ग्रहित नहीं, गृहित है, ऐसे है। हाँ, उद्गृहित और संग्रहित, संग्रहित हो जाएगा। उल्टा फिगर है सर। उद्गृहित और संग्रहित के अनुक्रम, हाँ, भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में
कॉमा जो संसद द्वारा कॉमा विधि द्वारा कॉमा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उपबंधित किया जाए कॉमा संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 269 का पेमेंट। हाँ, जो लेन देन होगा। देखिए इंग्लिश में लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज in course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be appropriated between the union and the state in the manner as may be provided by parliament by law on the recommendation of the goods and service tax council। जो काउंसिल समझाएगा उसके आधार पर संसद विधि बनाएगी और उस अनुसार वो जो भी पैसा इकट्ठा होगा राज्य और केंद्र में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटर स्टेट पर लगने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, तो ये रहा आर्टिकल 269 का। अब आइए, पहले ये बड़ा अलग टाइप का था आर्टिकल 270, इसको भी 2000 में संशोधित कर दिया गया, फिर 2016 में भी इसको संशोधित किया गया। अब किस रूप में है लिखिए 270। पहले यही एग्जाम में ज्यादा पूछता था कि उद्गृहित कर क्या हो आकाश? बड़ा हिंदी क्लिष्ट है नहीं, तो एग्जाम में एकदम यही शब्द प्रयोग करेगा, उद्गृहित ही लिखेगा, दूसरा नहीं लिखेगा। दूसरा लिखेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कुछ। हाँ, तो डिफिकल्ट इसलिए लिखा रहता है कि अगर हम इसका अर्थ बता के लिखवा दे तो उसका कुछ और अर्थ निकल जाएगा। बड़ा हाँ, तो लिखिए, न तो अगर आसान हिंदी रहती तो वो लिख नहीं देता। डीडी बसु कोई क्यों नहीं रिकमेंड करता है पढ़ने के लिए? डीडी बसु का अगर हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी के आप विद्वान माने जाएंगे। पैसा लिखा हुआ है, वो शुद्ध संवैधानिक आर्टिकल। अगला लिखिए आर्टिकल 270, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण कि कैसे इनको बांटा जाएगा।
के बीच वितरण। पहले सिस्टम ये बड़ा आसान था वितरण वाला, जब से जीएसटी आया है सब प्रावधान संशोधित कर दिया गया है। तो अब नए संशोधित रूप में 2016 के बाद क्या स्थिति है देखिए। हम लोग समय में ये सिस्टम नहीं था। हम तो लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी 2009 में दिए। उस समय रिटायर हो गए, रिटायर हुए 12-13 साल हो गया। सोचिए, लग नहीं रहा है कि 12-13 साल हो गया रिटायर हुए। लिखिए कि क्रमशः अनुच्छेद 268 उल्टा दिखा। लिखिए अनुच्छेद 268 बंद करो, कॉमा 269 और 269 का जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, का 269 का पहले पढ़े हैं ना हम लोग, में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, मतलब उनको छोड़ के, माने जो इधर प्रावधान दे दिया गया है उन प्रावधानों को छोड़कर करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क कॉमा अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट आर्टिकल 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार को इंग्लिश में कहते हैं सरचार्जेज ऑन टैक्स एंड ड्यूटीज, अधिभार, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर को इंग्लिश में कहते हैं सेस, CESS। तो वहां अधिभार और यहां उपकर को अंडरलाइन कर दीजिएगा। आगे इसका मतलब बताएंगे क्या होता है। उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच
संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि देखिए अभी कि शेष किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं। अभी जैसा कि देखे हम लोग कि पेट्रोल पर ₹2.5 है और डीजल पे ₹4। एजुकेशन सेस, इन्वायरमेंटल सेस, तो जो फंड आएगा उस पे खर्च किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं वो अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 271 में है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने विशेष प्रयोजन के लिए सरचार्ज में वृद्धि कर सकती है। वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो जो वृद्धि होगा वो पूरा का पूरा भारत सरकार का होगा। 272 को डिलीट कर दिया गया। जीएसटी आया तो बताएं कि इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ। तो अब इसमें मुख्य मुख्य जो प्रावधान थे सब खत्म हो गए। जूट पर निर्यात शुल्क 274, इसका काम नहीं है। 75, हाँ 275 लिख लीजिए। कुछ अनुदान दिया जाता है राज्यों को। पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद है, तो 275 लिखिए। अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको मिलता है, या संघ चाहे तो और भी दे सकता है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार ये डिमांड करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि बिहार को कुछ अपना अनुदान मिलेगा। अनुदान मतलब खैरात, मतलब दान, कर्ज नहीं। उस पर कोई ना उसको लौटाना होगा ना कोई ब्याज देना होगा। अब लिखिए आर्टिकल 279 क, इसे 2016 में जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा। तो जो 2016 बार बार कह रहे हैं उसी समय इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया। तो लिखिए आर्टिकल 279 क, माल और सेवा कर परिषद। अभी जो वहां पढ़े ना कि इसके रिकमेंडेशन पर इन टैक्सों को बांटा जाएगा। माल और सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, और लिख लीजिएगा कि ब्रैकेट में 101वां संविधान संशोधन 2016। एग्जाम में पूछेगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का क्या काम है, तो टैक्स का कैसे बंटवारा हो ये समझाएं। अब इस यहाँ पर विशेष चर्चा दिया गया है, इसका विवरण दिया गया है, उसका काम नहीं है। देखिए माल और सेवा कर परिषद के विषय में बस थोड़ा सा और लिख लीजिए कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संघ का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। संघ का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। अब बीपीएससी के लिए मोस्ट वीवीआई आर्टिकल, जिसको बीपीएससी हमेशा पूछता है, लिखिए आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन,
या फाइनेंस, हाँ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है। लिखिए, वित्त आयोग का गठन या नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लिखिए, इसके एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये हैं 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल मिला के 5 होता है लोग। इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कार्य क्या है, क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो लिखिए, प्राय नीचे से लिखिए कि इसका प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच, इसका प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारा, राजस्व मतलब जो टैक्स आएगा, राजस्व के बंटवारा का फॉर्मूला तय करना है। बस यहीं पर आपका केंद्र राज्य विधायी संबंध या वित्तीय संबंध समाप्त हो रहा है। इसके बाद के अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए, भाग 14। अब ये भाग 11 था ना, 12-13 का काम नहीं है, वो सब यूजलेस है, एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी, उसका उपबंध इसी भाग में है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये तो भाग 12 में ही दिया हुआ है, वित्तीय संबंध। भाग 12 में वित्तीय संबंध है ना, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं जानना है, मेन प्रावधान जानना है। लिखिए, अनुच्छेद 309, पहले तो देखिए 308 से है, लेकिन अब ये आर्टिकल यूजलेस हो गया है। लिखा हुआ है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण था। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य है ही नहीं, तो ये अनुच्छेद 308 महत्वहीन हो गया है। अब सरकार इसमें जो संशोधन करे। तो लिखिए, आर्टिकल 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले, या इसको छोड़ दीजिए, 309 का काम नहीं है। 309, 310 इसका भी काम नहीं है। पदावधि, लिखिए 312,
अखिल भारतीय सेवाएं है तो बहुत सारा, लेकिन सब पढ़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। तो आप जब यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो उसमें अभी प्रेजेंट में 3 पोस्ट, आईपीएस, ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, ये 3 अभी ऑल इंडिया सर्विस है। और उसके अलावा ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस इस टाइप से होता है। तो जो आईएएस और आईपीएस बने वो कहलाएंगे ऑल इंडिया सर्विस से। आईएफएस का एग्जाम पहले अलग होता था, अब प्री तो साथ में होता है, लेकिन उसका मेंस अलग होता है, क्योंकि उसके मेंस में केवल साइंस के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं है। और ये जो सिविल सर्विस है उसमें आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं, तो उसका अलग रिजल्ट होता है और इसका अलग रिजल्ट होता है। तो जिनको आईएएस, आईपीएस या आईएफएस मिला उसको ऑल इंडिया सर्विस का कहा जाता है। उसके अलावा ग्रुप ए गजटेड, और ग्रुप बी में भी गजटेड होता है, और ग्रुप बी नॉन गजटेड जो होते हैं उसका एग्जाम लेता है एसएससी। तो एसएससी का सबसे बड़ा जो एग्जाम है ग्रुप बी नॉन गजटेड, और उससे ऊपर का जितना भी पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका एग्जाम लेता है यूपीएससी। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। कैडर क्या होता है इसमें? अगर आपको आईएएस मिलता है तो उसके साथ ही आपको कैडर अलॉट किया जाएगा। कैडर का मतलब सब राज्यों का अलग अलग कैडर बना दिया गया है, बिहार कैडर, यूपी कैडर, एमपी कैडर। अब मान लीजिए आपके रोहतास जिला के जो डीएम हैं धर्मेंद्र कुमार, अब इनको मिला बिहार कैडर। ये जो अवनीश है इसको मिला अगमुट कैडर, एक अलग से है, सब यूनियन टेरेटरी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिला के मिजोरम अगमुट कैडर कहते हैं, तो पूरा उतने में घूमेगा। तो अब ये जो डीएम है ये अपना पूरा सर्विस बिहार को देंगे, बिहार से बाहर इनका पोस्टिंग नहीं होगा। यही होता है कैडर। अगर बिहार सरकार को इनका सर्विस नहीं लेना होगा तो बिहार सरकार केंद्र सरकार को लिखेंगे, हाँ भाई हम इस डीएम का सेवा नहीं लेना चाहते, आप बुला लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बुला लेगा, अब फिर जहां मर्जी वहां भेजे। ठीक है। और ऑल इंडिया से ये सेंट्रल सर्विस जो होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये इनसे नीचे आ गया, लोअर रैंक वाले को मिलता है। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ट्रैफिक सर्विस, कस्टम एंड एक्साइज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, बहुत सारा 27-28 है। तो हर साल जब वैकेंसी आती है तो देखा जाता है कि कौन कौन सा पोस्ट है। जो इनकम टैक्स, एक्साइज ये सब जाते हैं ना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कहलाता है, ग्रुप ए सर्विस। उनका कैडर नहीं होता है, उसी को आदमी बोलचाल में कहता है ना कि एलाइड मिला है, कि अरे आईएएस नहीं मिला, एलाइड मिला है। अरे कहावत कहा गया है कि मरलो हाथी 9 मन, का मतलब कुछ भी है तभी वो सबसे वजनदार है। तो जो जिनको ग्रुप ए, आईआरएस यही सब मिलता है तो वो सीधे जाके रेवेन्यू में गए तो इनकम टैक्स कमिश्नर बनेंगे। दूसरा जो अनपढ़ जाहिल होता है जिसको नहीं, अरे लैड मिला है, लगता है जैसे उसको चपरासी का नौकरी मिली है, ऐसे कहता है।
यहाँ ग्रुप डी जिसका निकल रहा है वो तो रेलवे स्टेशन पर पूरा मिठाई बांट दे रहा है, और वो तो क्लास 1 गजटेड है, क्लास 1 गजटेड है। ऐसे कहता है सब कि अरे एलाइड मिला है, तो मैंने सुन के ऐसा कौन बोलता है? हाँ हाँ हाँ, इंडियन रेलवे सर्विस। अब इंडियन रेलवे में 3-4 है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ऑडिट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो सोचिए यूपीएससी में रैंक जिसका सबसे नीचे आता है उसको मिलता है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे? अनुच्छेद 312, हाँ, ऑल इंडिया सर्विस देखे। तो ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन से हैं? ये हैं। और नई ऑल इंडिया सर्विस बनाना होगा तो कैसे बनेगा? उसके लिए राज्यसभा से पहल किया जाएगा। पहले राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और राज्यसभा अगर उसके अनुमति दे देती है कि बनाया जाएगा, तब ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए कोई विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मामला राज्यों से संबंधित है, इसलिए यहाँ राज्य सरकार को पावर दिया गया। चलिए अब देखिए बीपीएससी में क्या एक बार क्वेश्चन पूछा था 212। हाँ, अब लिखिए, हेडिंग दीजिए अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो इसी अनुच्छेद के तहत केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, और राज्यों के लिए अपना अलग अलग लोक सेवा आयोग है। देखिए केंद्र के लिए हो गया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर राज्य का अपना अलग अलग है। तो बिहार का हो गया बीपीएससी, उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी, है ना, राजस्थान का आरपीएससी, झारखंड का जेपीएससी, हर राज्य का अलग अलग है। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत सरकार के लिए कर्मचारियों का चयन करेगा, और राज्य लोक सेवा आयोग अपने राज्य के लिए। देखिए इन सब कमीशन का काम केवल एग्जाम कंडक्ट करना है। अब जैसे देखिए पहले हम भी जब नहीं जानते, चाहे आज भी बोलचाल की भाषा में क्या करते भाई, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नहीं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यूपीएससी ना एक नहीं बहुत सारे एग्जामों को कंडक्ट करता है, उसमें से हम लोग जिसकी तैयारी करते हैं उसका नाम है सिविल सेवा, उसका नाम है सिविल सेवा। तो ऐसे कहना चाहिए कि भाई सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, ना कि यूपीएससी की। जिसे बीपीएससी है, बीपीएससी बहुत सारा एग्जाम लेता है, तो ये इसका भी नाम है सिविल सेवा, ये नाम देता है संयुक्त परीक्षा, ऐसे करके इनाम देता है। तो ये भी है सिविल सेवा। सिविल माने जनरल, जितना इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो ये सब क्या हो गया, टेक्निकल हो गए। एससीआरए, एनडीए, सीडीएस सब लेता है ना यूपीएससी, तो वो सब सिविल सेवा नहीं है, वो सब अपना अलग स्पेशल पोस्ट है। अब जो एनडीए सीडीएस पास करेंगे वो अपना डिफेंस में गए, यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी का काम है केवल एग्जाम कंडक्ट करना, एग्जाम कंडक्ट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा अपने विभाग को दे देगा। अब जैसे सिविल सेवा वाला
उसके लिए अलग विभाग है, कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय। अब यूपीएससी का काम खत्म, अब कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा कि कब आपको ट्रेनिंग पे जाना है, कहाँ आपका ड्यूटी हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कब पोस्टिंग होगा। अब यूपीएससी से आपका संबंध खत्म। अब जो भी आपको कांटेक्ट करना होगा अपने सर्विस से रिलेटेड, तो कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय, कार्मिक सेवा में सब कैडर चुन दिया जाता है। हाँ वही सब करेगा। कौन सा कैडर मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अब समझे। यूपीएससी से आपका काम खत्म। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा के फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक के अनुसार दे देगा कि हाँ इन छात्रों को चयनित किया गया है। अब आप समझिए किसको क्या देना है। अब वो अपने फॉर्मूला के अनुसार किसको आईएएस मिलेगा, किसको आईपीएस मिलेगा, वो अपना समझे। तो अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और नीचे लिख लीजिए कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग का भी गठन किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों का अपना अलग अलग ही हो, संयुक्त आयोग भी हो सकते हैं। अब लिखिए अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि। थोड़ा सा इसमें अलग और स्पष्ट है कि भाई यूपीएससी होगा तो राष्ट्रपति और स्टेट होगा तो राज्यपाल। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग का भी गठन किया जाता है। हाँ किया जा सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों का अपना अलग अलग हो ही। लिखिए आर्टिकल 317 सदस्यों की नियुक्ति, और हाँ 316 कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, कॉमा, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग है, तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य लोक सेवा आयोग है या राज्य आयोग है, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए अब लिखिए आर्टिकल 317, या इसको छोड़ते हैं, कल देखा जाएगा और टेस्ट भी है। अब संविधान हम लोगों का खत्म ही हो चला है, छिटपुट बचा है। सुनिए कल तो शिवरात्रि है,